चंद्रपुर राज्य में पीतम्बर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कथा सुनाकर धार्मिक कल्याणी, बेटी सुकन्या का विवाह सर पर आ गया है। अरे घर में एक पैसा भी नहीं है। समझ नहीं आता कि ऐसी हालत में बेटी का ब्याह कैसे करूं। बेटी अमीर की हो या गरीब। अरे नहीं कल्याणी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस तरह भीख मांगने नहीं जाऊंगा। इसे आप भीख मांगना क्यों कहते हो जी? राजा का काम है देना और ब्राह्मण का काम है लेना। आप एक वो उसी की सहायता करते हैं जो उनके द्वारा ली गई बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। हाँ क्यों नहीं, माँ सरस्वती से अपनी जीत की कामना करें और वहाँ पर जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण राजा के पास जाने के लिए राजी हो गया। वो अपने दोनों पुत्रों के साथ राजमहल की तरफ चला गया। जल्दी ही वो राजमहल में पहुंच गया। प्रहरी ने जाकर राजा को संदेश दिया। महाराज की जय हो। राजमहल के द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने दोनों बेटों के साथ राजा के सामने उपस्थित हुआ और बोला, प्रणाम महाराज। जी ब्राह्मण देवता, कहिए और आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। महाराज, मेरी पुत्री के विवाह की तिथि नजदीक आ गई है। घर में दरिद्रता का वास है, इसीलिए आपके पास सहायता मांग। इसके लिए मैं और मेरे पुत्र दोनों तैयार हैं। कहिए महाराज। ठीक है, आप बड़े हैं, इसीलिए सबसे पहले आपकी परीक्षा लेता हूं ब्राह्मण देवता। मैं तुम्हें अधूरी कहानी सुनाऊंगा जिसे तुमको सही ढंग से पूरा करना। तभी उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, कुछ समय पहले दक्षिण दिशा की ओर से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी थी। जाओ और जाकर। महाराज भी बड़े ही अजीब हैं। इतनी रात को मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आखिरकार उन्होंने कौन से पक्षी की आवाज सुनी थी। क्या ही बोलूं। तभी सेवक को किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर आश्चर्य में खड़ी हुए रो रही थी। अरे, ये लोग इस आदमी को मार क्यों रहे हैं? सेवक ने उस आदमी को बचाने के लिए बाकी हाँ भैया, हम परदेसी हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। अगर तुम ना आते तो ये लोग तो हमें मार ही डालते। धन्यवाद, मैं तुम्हें किसी फिर सेवक उन दोनों को एक धर्मशाला में ले गया। जब वो सेवक वापस महल में पहुंचा तो राजा ने पूछा, कुछ पता लगा कौन सा पक्षी था वो? अब नहीं महाराज, क्षमा कीजिए। महल से निकलते ही मुझे तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा करके नहीं आए और दूसरे काम में लग गए, इसीलिए। उससे अगली रात को राजा को फिर से उसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। आज राजा स्वयं उस पक्षी के खोज में निकल पड़ा। वो कुछ नजदीक और गया और उन लोगों की बातें सुनने लगा। वहाँ पर दो आदमी मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, जैसे भी हो भाई, हमें महल के गुप्त ठिकानों की बातें सुनकर राजा को ये समझते हुए देर न लगी कि वे दोनों शत्रु देश विजयनगर के जासूस थे। राजा ने ये सोचकर राजा अपने तलवार लेकर उन दोनों पर टूट पड़ा और उन दोनों का वध कर दिया। इसके बाद राजा अपने महल में गया और उसने उसी वक्त। ब्राह्मण देवता, तो कहानी के अनुसार जब राजा सेवक। अभी बताता हूँ महाराज, तो आप मेरी बात सुनिए। राजा ने सेवक को मुक्त करते हुए उससे ये कहा था, सैनिक, तुम निर्दोष हो। उस पक्षी का पता लगाने हम स्वयं भी गए थे।
बिल्कुल सही उत्तर ब्राह्मण देवता, आप परीक्षा में सफल हुए। बेटा विजय, अब मैं तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। तो सुनो, खेड़ा गांव का मुखिया हरसुख बहुत ही बुद्धिमान था। वो रोज एक दिन मुखिया ने बिरजू से पूछा, अरे ओ बिरजू, क्या तुम कोई ऐसे 2 व्यक्तियों को ला सकते हो जिनमें से एक ने कभी सच ना बोला हो और दूसरा। अगले दिन बिरजू मुखिया के साथ। ए बिरजू, क्या तुम उन लोगों को ले आए? जी मुखिया जी। लेकिन बिरजू, तुम्हारे साथ तो एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, दूसरा कहाँ है? क्षमा कीजिए मुखिया जी, आप। इतनी कहानी कहकर राजा निर्मल सेन ने कहा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ था? महाराज, बिरजू ने मुखिया से सही कहा था। वाह बिरजू वाह। तुम्हारे जवाब से युवक, जिस बुद्धिमानी से तुमने कहानी पूरी की है, उससे हम। अब राजा निर्मल सेन ने दूसरे पुत्र से पूछा, अब युवक, क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप प्रश्न पूछिए। तो सुनो, मैं तुम्हें उस समय की कथा। उस काल में एक जुलाहा रहता था जिसका नाम था बीरम। बीरम के 2 पुत्र थे, सूरज और चंद्र। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था, इसीलिए पुत्रों की देखभाल उसे ही करनी पड़ती थी। उसके काश इस घर को संभालने के लिए कोई स्त्री होती तो कितना। बीरम भाई, सुना है तुम्हारे पुत्र जो हैं वो विवाह योग्य हैं। आपने ठीक सुना है शंकर भाई, ये मेरे दोनों पुत्र सूरज और चंद्र हैं। बीरम भाई। हाँ, नेकी और पूछ मुझे। इस तरह से बीरम के दोनों बेटों की शादी हो गई। दोनों नई बहुएं आई और उन्होंने अस्त व्यस्त पड़े हुए घर को पूरा साज संवार। इस प्रकार खुशियों से भरा हुआ 1 वर्ष बीत गया और दोनों पुत्र वधुओं ने अपने पिताजी, हमें अपने माता पिता से मिले हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया है। हम 1 महीने के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। नहीं बहुओं, मैं तुम्हें कहीं नहीं। तो दोनों बहुएं आपस में फिर से एक बार सलाह करने लगी। एक ने दूसरी से कहा, विधवा बहन, हमें ससुर जी से पुनः माता पिता के पास जाने के लिए आज्ञा मांगनी चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे दोनों बहुओं को जाने से रोकना चाहिए। मैं उन्हें कुछ अद्भुत और असंभव। उसने दोनों बहुओं को बुलाया और बोला, तुम दोनों अपने मायके जा सकती हो। क्या सच पिताजी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकती हो, परंतु मेरी एक शर्त है, और वो ये है, फुलवा बहू। मायके जाने की खुशी के कारण दोनों बहुओं ने उपहार के विचित्रता और मुश्किल पर ध्यान ही ना दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम दोनों ये उपहार। जी पिताजी। दोनों बहुएं उसी दिन मायके चली गई और बीरम एक बार फिर से उदास रहने लगा। वो सोचता था, क्या ये बहुएं विचित्र उपहार ला सकेंगी, और यदि ना लाई। दोनों बहुएं मायके में पहुंची, जहां पर उनका बहुत स्वागत किया गया। मायके में 1 महीना कब बीत गया पता ही ना चला। फुलवा ने अपने माँ से कहा, माँ, हम ससुर जी से 1 महीने की अनुमति लेकर आए थे, अब हमारे वापस लौटने का।
ये क्या कह रही है तू भला? कोई कागज में आग ले जा सकता है? कागज जल नहीं जाएगा। अरे माँ, मुझे तो कागज में हवा लेकर जानी है। उस समय तो हमने उपहार के विचित्र पे ध्यान ही नहीं दिया। तुम दोनों ने तो मुझे धर्म संकट। कुछ भी करो माँ। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें मतय प्रधान के पास लेकर चलती हूँ। वह बड़ा है। वे सभी मतय प्रधान के पास पहुंचे। प्रधान जी, तुम बस्ती के सबसे बुद्धिमान। फिर दोनों बहुओं ने अपनी पूरी समस्या मतय प्रधान को बता दी। प्रधान ने ये सुनकर कहा, चिंता मत करो बेटिया, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान चाहे और कर ना सके हैं? तो जल्दी। युवक, क्या तुम बता सकते हो? मताई प्रधान वाकई में बड़ा विद्वान था महाराज। अजीत ने आगे कहा, तो सुनिए महाराज। मताई प्रधान अपने घर के अंदर गया और कुछ ही देर में अपने हाथ में एक पंखा लेकर आया। चमेली ने उसे डुलाकर देखा। वो सोचने लगी, सचमुच इस कागज में तो बड़ी ही ठंडी हवा भरी हुई है। मतय प्रधान फिर से अपने घर के अंदर गया और अपने काम में जुट गया। जल्द ही वो फिर से वापस आया और बोला, लो, सचमुच अब बड़े ही बुद्धिमान हैं। आपने हमारी समस्या दोनों बहनें कागज का बना हुआ पंखा और कागज का बना हुआ कांडील लेकर अपने ससुर। क्या तुम मेरे दोनों उपहार लेकर आई हो? हाँ पिताजी। पिताजी, ये कागज का कंडील है। दिन के समय हम द्वार पर लटका देंगे, जिससे घर की शोभा बढ़ेगी, और रात को इसमें इससे तो बहुत ही अच्छी हवा आ रही है बहू। बहू, ये पंखा केवल हमारे परिवार को ही सुख नहीं देगा, बल्कि दुनिया भर में प्रचलित होकर लोगों को सुख देगा। बेटियों, तुम बहुत ही मूल्यवान उपहार लाई हो, पर तुम। इतनी कहानी कहकर अजीत चुप हो गया। तब महाराज ने कहा, युवक, तुमने बड़े ही उत्तम ढंग से कहानी पूरी की। तुम भी हमारी कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरे हो। तुम्हारी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से किया जाएगा, परंतु मेरी एक शर्त है। अब क्या अभी भी कोई शर्त बाकी है महाराज? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे बेटों के साथ करना ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमने बहुत ही सोच समझकर निर्णय लिया है। ब्राह्मण, जब रानी को इस निर्णय के बारे में पता लगा, तब उसने महाराज से कहा, यह आपने क्या किया महाराज? राज्य के साधारण युवकों के साथ राजकुमारियों का के बाद राजा निर्मल सेन ने पीतम्बर की बेटी सुकन्या का विवाह बड़े ही धूमधाम से राजमहल में ही करवाया, और फिर अपने बेटे